हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लिनक्स के इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर, जो मैंने अपने इंटरव्यूज के दौरान ये सभी क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे, 100 to 150 अराउंड क्वेश्चंस एंड आंसर लिनक्स के होंगे। ये न केवल फ्रेशर बल्कि जिनको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल सीरीज होगी, क्योंकि इवन जो डेवऑप्स प्रोफाइल पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि लिनक्स एक फाउंडेशन है। जब भी हम डेवऑप्स के सर्वर पर काम कर रहे हैं उस पर भी हमें लिनक्स की नीड होती है। हम क्लाउड पर काम कर रहे हैं तब भी हमें लिनक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ट्रबल शूटिंग हम लिनक्स से ही रिजोल्व कर पाते हैं। तो लिनक्स हमारे फाउंडेशन है। इवन आईटी सेक्टर में एंट्री के लिए भी हमें लिनक्स की नॉलेज होना कंपल्सरी है। तो ये सभी रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो हम प्रोडक्शन पर यूज करते हैं, ना केवल थ्योरेटिकली है। इवन जब हम प्रोडक्शन पर कैसे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल के साथ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम प्रोडक्शन पर कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं। जब भी हमारे पास कोई एरर आ जाता है, कोई इश्यू आ जाता है, उसको कैसे रिजोल्व करते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में? तो हमारा जो सॉफ्ट लिंक होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट लिंक को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि सॉफ्ट लिंक जो है वो एक शॉर्टकट फाइल होती है। सॉफ्ट लिंक किसी भी फाइल की शॉर्टकट फाइल होती है। ये जिस भी पार्टीशन में मेन फाइल क्रिएट होती है, उस पार्टीशन के अलावा किसी अनदर पार्टीशन में भी हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इट मीन्स हमारी फाइल इस पार्टीशन के अंदर है तो हमारी मेन फाइल की एक कॉपी, मेन फाइल का एक सॉफ्ट फाइल हम किसी अनदर पार्टीशन में क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी मेन फाइल होती है उसका आइनोड नंबर और उसका हमने जो एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया है उसका आइनोड नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्ट लिंक फाइल हम क्रिएट करते हैं, जब भी हमारी मेन फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो हम सॉफ्ट लिंक के जरिए, शॉर्टकट फाइल के जरिए उस डाटा को फिर से नहीं पा सकते हैं। इट मीन्स हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। और हार्ड लिंक का क्या मतलब होता है? जो हार्ड लिंक होता है इसको हम क्या बोलते हैं? बैकअप फाइल भी बोलते हैं। हार्ड लिंक को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बैकअप फाइल होती है। ये जिस भी पार्टीशन में इसकी मेन फाइल बनी होती है उसी पार्टीशन के अंडर हम इसकी एक बैकअप फाइल बनाते हैं, इस मेन फाइल का एक हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो मेन फाइल का आइनोड नंबर होता है वही हमारी जो बैकअप फाइल बनी है, हार्ड लिंक हमने क्रिएट किया है, उसका भी वही सेम आइनोड नंबर होगा। एंड जब हमारी मेन फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो हम हमारी जो बैकअप फाइल बनी है, हमारा जो हार्ड लिंक है, उसके जरिए हम डाटा फिर से पा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अपना डाटा। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में। अभी हम देखेंगे कि हम सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक क्रिएट कैसे करते हैं। तो इनको हमारी एलएन से होता है। एलएन से हम करते हैं हार्ड लिंक क्रिएट, एलएन सोर्स डायरेक्टरी एंड डेस्टिनेशन। और सॉफ्ट लिंक का हम क्रिएट करते हैं एलएन स्पेस -s सोर्स डायरेक्टरी एंड डेस्टिनेशन। तो हमें सोर्स डायरेक्टरी, इट मीन्स हमें किस फाइल का बैकअप बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक फाइल।
तो फाइल क्रिएट कैसे करते हैं? हम टच कमांड से एक फाइल क्रिएट करते हैं। सॉफ्ट डाटा के नाम से हमने फाइल क्रिएट कर ली txt। हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। पहले से एक फाइल है सॉफ्ट डाटा txt, इसको हम रिमूव कर देते हैं -rvf। अगर इसमें कोई डाटा होगा, rvf का यूज मतलब -r का मतलब है रिकर्सिव, इट मीन्स इस फाइल के अंदर अगर कोई डाटा है तो वो भी डिलीट हो जाए। वर्बोस, ये फाइल जब डिलीट हो तो हमें वो डिलीटेड दिखाए। f का मतलब होता है फोर्सफुली। तो हमारी ये फाइल डिलीट हो गई। अभी हमारे पास एक फाइल है सॉफ्ट डाटा .txt करके, जिसके अंदर कुछ भी कंटेंट अभी हमने नहीं डाला है। इसके अंदर हम कोई कंटेंट डाल दें कि कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने लिखा हेलो दिस इज माय मेन फाइल, आई वांट टू क्रिएट a shortcut फाइल। ऐसा हमने एक डाटा डाल दिया जिसको हमने सेव कर दिया। अभी हम यहाँ पर इस फाइल का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। तो सॉफ्ट लिंक क्रिएट कैसे करते हैं? हम कहाँ पर हैं? हमारा पाथ हम /opt/links के अंदर हैं। सबसे पहले हमने अपना pwd, इट मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अभी हम इस फाइल का जो हमारी सॉफ्ट डाटा .txt है, इसका हम एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कैसे करते हैं? ln-s डेस्टिनेशन, कहाँ से हमें लेना है। तो हमें कहाँ से लेना है? /opt/links, इसके अंदर हमारी है सॉफ्ट .txt, और हमें कहाँ पर इसका सॉफ्ट लिंक है वो क्रिएट करना है। मान लीजिए हम क्रिएट करते हैं /opt में, इसका एक जो है सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर देंगे। एंटर। अभी हमारा यहाँ पर वो फाइल है, उसके अंदर कंटेंट है। अभी हम एक स्टेप पीछे चलते हैं, आगे ओपीटी के अंदर ls करते हैं। यहाँ पे हमारी सॉफ्ट डाटा .txt के नाम से कोई भी फाइल आई, लेकिन इसको हम पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारी जो सॉफ्ट लिंक है सॉफ्ट .txt है, इसमें वही डाटा है जो हमने डाला था, वही डाटा है सेम। यस। अभी आप ये कहेंगे कि ये तो फाइल है, तो उससे आप कैसे चेक करेंगे? तो हम ls-l करते हैं। ls-l किया, जो आप यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट डाटा .txt, ये इस तरीके से दिखाता है कि इसका एक जो है वो सॉफ्ट लिंक है। और जब भी आप यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ जो d है, इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। जो आपका l है, l का मतलब ये एक लिंक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं तो आप प्रीवियस चलिए, आपने जो कॉपी किया, आपने जो यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं कि किस नाम से होना चाहिए। तो आप इस तरीके से नाम भी दे सकते हैं, सॉफ्ट डाटा सॉफ्ट लिंक दे दीजिए, सॉफ्ट लिंक। अभी हम एक स्टेप पीछे आके देखते हैं, ll करते हैं। हमारी एक बार फिर से एक लिंक क्रिएट हो गया शॉर्ट लिंक के नाम से। अभी के टाइम में जो हमने अभी नाम दिया था वो एक और लिंक क्रिएट हो गया है सॉफ्ट डाटा का। इट मीन्स 2 लिंक क्रिएट हो गए हैं इसके। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। अभी हम फिर से चलते हैं अपनी प्रीवियस डायरेक्टरी में। हमने यहाँ पे किस नाम से डाटा क्रिएट किया था? शॉर्ट लिंक। सेम यही हुआ है। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं।
अभी हम इस फाइल का एक हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। तो हार्ड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? ln जो हमारी सोर्स फाइल है, इट मीन्स सॉफ्ट डाटा का ही हम करते हैं। तो /opt /links/ हमारी जो सॉफ्ट डाटा .txt है, इसका हमें /opt के अंदर एक हार्ड लिंक क्रिएट करना है। किस नाम से हार्ड लिंक क्रिएट करना है? सॉफ्ट डाटा .txt हार्ड लिंक, हमने यही ले लिया। तो एंटर। अभी हम अपने /opt के अंदर चलते हैं, ll करके देखते हैं तो हमारा कोई हार्ड लिंक क्रिएट हुआ या नहीं हुआ वो हमें देखना है। देखिए, जो सॉफ्ट डाटा .txt था उसका हमारा एक हार्ड लिंक क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? हार्ड लिंक क्रिएट। जो हमारा सॉफ्ट .txt है, इसका हमने हार्ड लिंक क्रिएट किया तो हमारा हार्ड लिंक क्रिएट हो गया है। और ये देखें कि आप जो है हार्ड लिंक जो आपका क्रिएट हुआ है उसमें सेम ही डाटा है क्या, ये चेक करें। तो हम कैसे चेक करेंगे? सॉफ्ट डाटा .txt हार्ड लिंक, इसमें हमारा सेम वही डाटा है। तो इस तरीके से अभी हम जो हमारी मेन फाइल थी कहाँ, लिंक्स के अंदर, उसको डिलीट करते हैं। फिर चेक करते हैं कि -rvf सॉफ्ट, इसको हमने डिलीट कर दिया, यहां से कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। अभी हम बैक चलते हैं, अभी हम बैक आ गए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा तो हमारा जो सॉफ्ट डाटा .txt है और जो शॉर्टकट हमने शॉर्ट लिंक के नाम से बनाया था, वो उसमें हमारा जो डाटा है वो रिकवर करता है नहीं करता है। सबसे पहले हम हार्ड लिंक का डाटा चेक करते हैं कि अभी भी हमारी मेन फाइल क्रिएट करने के बाद भी वो डाटा है या नहीं है। सॉफ्ट डाटा .txt हार्ड लिंक, अभी इसमें सेम वही डाटा है। अभी हम चेक करते हैं सॉफ्ट लिंक, इसमें वो डाटा नहीं है। देखिए, सॉफ्ट लिंक नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इट मीन्स जो हमारी ये है इसमें वो डाटा है ही नहीं। और जो यहाँ दिखा रहा है, ये पाथ दिखा रहा है कि हमें जो ये क्रिएट हुआ है हार्ड लिंक या सॉफ्ट लिंक, ये कहाँ से क्रिएट हुआ है। आप अभी यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जो हमने एक और सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया था सॉफ्ट डाटा .txt, इसके अंदर भी हमें कोई भी कंटेंट नहीं दिखा रहा है। तो और हार्ड लिंक जो है हमारा दिखा रहा है। तो इस तरीके से हार्ड लिंक हमारा मेन फाइल के बाद भी डाटा स्टोर रखता है। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ टू सेट यूजर नेम एंड पासवर्ड टू नेवर एक्सपायर। इट मीन्स जब हम यूजर ऐड कमांड से हमारा यूजर ऐड करते हैं, passwd कमांड से पासवर्ड सेट करते हैं, तो उसमें कुछ डिफॉल्ट कि हमारा जो हमने पासवर्ड सेट किया है वो कितने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, उसके अकाउंट की एक्सपायरी डेट क्या है, लास्ट टाइम जब भी हमने पासवर्ड सेट किया या चेंज किया उसकी डेट क्या है। तो वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं किसी भी यूजर की हम, तो वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि हमारा चेंज कमांड होती है पासवर्ड चेंज करने के लिए। चेंज हमारा यूजर का नाम
मेरा यूजर पहले से राम नाम से बना हुआ है, -l, ये किस लिए, लॉन्ग लिस्टिंग, या फिर जो हमारा राम यूजर है उसके पासवर्ड से रिलेटेड, उसके अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनको एक लिस्ट में दिखा दें। देखिए यहाँ पर लास्ट पासवर्ड चेंज की डेट शो कर रहा है, पासवर्ड एक्सपायर, जो भी अगर हम यहाँ पर सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं, पासवर्ड इनएक्टिव, अकाउंट एक्सपायर, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, अभी हम जो नेवर पासवर्ड हमें एक्सपायर करने हैं वो हमें यहाँ पर जो ये फिक्स टाइम दिखा रहा है कि इतने टाइम बाद आपके पासवर्ड एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसको सेट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम चेंज यूजर नेम, यहाँ पे हम सेट करते हैं, हमें मिनिमम पासवर्ड एज देना है, मैक्सिमम देना है, क्या चेंज करना है, कुछ नहीं करना, हम एंटर करते जाते हैं। ये क्या क्या होते हैं, जैसे वार्निंग होती है, हमें कितने टाइम बाद वार्निंग आ जानी चाहिए, कितने बाद नहीं, उन सब से रिलेटेड अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं इन सभी इंफॉर्मेशंस को। जैसे कि हमें अभी हमें वार्निंग सेट करना है, मान लीजिए मैक्सिमम पासवर्ड एज देनी है, मान लो मेरे को मैंने 45 डेज दे दिया, एंटर। आपको लास्ट पासवर्ड चेंज नहीं, पासवर्ड ये वार्निंग हमें सेट करनी है कि हमें 7 डेज में वार्निंग आए, जस्ट एंटर। अभी हम लिस्ट देखेंगे तो अभी हमें लिस्ट जो दिखा रहा है कि वार्निंग आपको 7 डेज पहले वार्निंग स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके पासवर्ड है वो 45 डेज के बाद आपको चेंज करने होंगे। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। अभी हमें नेवर पासवर्ड चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, चेंज यूजर नेम हाइफन कैपिटल M स्पेस -1। इससे क्या होगा कि कोई जो डिजिट है वो माइनस में जा रही है, इट मीन्स हमारे जो पासवर्ड है वो नेवर एक्सपायर सेट हो जाएंगे कि कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। अभी हम लिस्ट चेक करते हैं, हमारा -1 आ गया, इट मीन्स हमारे जो पासवर्ड है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर के पासवर्ड रिलेटेड जो भी अकाउंट एक्सपायर हो, पासवर्ड एक्टिव, एक्सपायर, इनएक्टिव, ओवरऑल इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे कि चेंज यूजर नेम -L से हम लिस्ट देखते हैं, चेंज यूजर नेम से हम उसमें मॉडिफाई करना हो वो मॉडिफाई कर सकते हैं, और चेंज यूजर नेम कैपिटल M -1 या आपको जो भी देना है वो डिजिट आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी यूजर के पासवर्ड जो है नेवर एक्सपायर सेट कर सकते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, why /etc/passwd and /etc/shadow file cannot be merged into one file? It means हमारी जो passwd फाइल होती है /etc के अंडर और हमारी /etc के अंडर शैडो फाइल होती है, इन दोनों फाइल को हम एक ही फाइल में मर्ज क्यों नहीं कर सकते? /etc अंडर क्या होता है, तो /etc जो हमारा फाइल सिस्टम हिरार्की है, उस टाइम हमने पढ़ा था कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल एंड डायरेक्टरी होती हैं। तो अगर आपको पूरा कंप्लीट फाइल सिस्टम हिरार्की के बारे में जानना है तो हमारे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से देख सकते हैं। जो हमारी passwd फाइल होती है, passwd फाइल के अंदर हमारे यूजर की डिटेल्स स्टोर होती हैं, जैसे कि यूजर नेम, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, होम डायरेक्टरी, सेल,
हमारा डिफॉल्ट सेल जैसे कि बेस होता है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इवन जो भी हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी passwd फाइल में स्टोर होती हैं। और /etc के अंदर जो हमारी शैडो फाइल होती है उसके अंदर हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं। अब हम इनको एक ही फाइल में क्यों नहीं कर सकते? इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, बिकॉज etc/passwd is a text file that can be read by other application. It means जो हमारी passwd फाइल होती है उसको अदर एप्लीकेशन भी रीड कर सकती हैं। ये टेक्स्ट फाइल होती है। So an attacker could gain access to the information of the file. तो इजीली जो कोई भी इस फाइल के ऊपर अटैकर अटैक करता है तो वो इजीली एक्सेस कर पाता है, कर सकता है हमारे passwd में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यूजर की स्टोर होती हैं। इवन जैसे कि कोई भी अटैकर हमारी इस फाइल में एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसमें हाई प्रायोरिटी के ऊपर सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर हम इसी फाइल में पासवर्ड भी स्टोर कर दें तो इजीली कोई भी हमारा जो पासवर्ड है वो अटैकर अटैक कर सकता है, हमारे सर्वर पर एक्सेस कर सकता है और हमारा डेटा ले सकता है। उसी के कि हमारी जो सिक्योरिटी है उस पर हाई प्रायोरिटी रहे, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने पासवर्ड स्टोर जहां पर है उसके एक अलग से फाइल बना दी जिसको हम शैडो फाइल के नाम से जानते हैं। तो increase the security password that used to be in the file was moved to other file called /etc/shadow that is accessible only by root. तो सिक्योरिटी के पर्पज से हमने पहले हमारे passwd फाइल के अंदर ही पासवर्ड स्टोर होते थे, बट सिक्योरिटी पर्पज से हमने passwd फाइल से हमारे पासवर्ड हटाकर हमने एक नई फाइल शैडो फाइल में मूव कर दिए जिसको ओनली ऑन रूट यूजर का एक्सेस होता है। इट मींस हमारा नॉर्मल यूजर passwd की इंफॉर्मेशन तो देख सकता है बट शैडो के अंदर हमारा क्या डाटा स्टोर है, हमारे जो पासवर्ड स्टोर है वो एक नॉर्मल यूजर नहीं देख सकता, उसको केवल और केवल हमारा रूट यूजर या एडमिन देख सकता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। जैसे कि अभी हम रूट यूजर से लॉगिन हैं, हम चलते हैं हमारे नॉर्मल यूजर में। अभी हम नॉर्मल यूजर में आ गए हैं, लॉग आउट करके हमारा नॉर्मल यूजर कौन है, राम यूजर से हम लॉगिन हैं। अभी हम यहाँ पर कैट से क्या करते हैं, किसी भी फाइल के अंदर क्या आउटपुट है वो देखते हैं। तो cat/etc/passwd जिसके अंदर हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो हमें नॉर्मल यूजर से हमारे passwd में अंदर जो भी आउटपुट है वो हमें दे देता है। अभी हम शैडो फाइल देखते हैं /etc/shadow लोकल यूजर से है, नॉर्मल यूजर से है। ये बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड। इट मींस हमारे जो नॉर्मल यूजर है उसको शैडो फाइल ओपन करने की परमिशन ही नहीं है क्योंकि शैडो फाइल के अंदर हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं और इसको देखने की परमिशन ओनली एडमिन को होती है। अभी हम देखते हैं रूट यूजर से, मतलब एडमिन यूजर से। हम रूट यूजर से लॉगिन करते हैं, रूट यूजर से लॉगिन हो गए। अभी हम टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में चलते हैं। टॉप मोस्ट डायरेक्टरी हमारी स्लैश, अब चेक करते हैं हम cat/etc/passwd। तो passwd है, ये हम नॉर्मल यूजर से भी देख पा रहे थे और यहाँ पर रूट तो जो है सभी दिखा ही सकता है। क्या अब हम यहाँ पर शैडो फाइल का जो हमारा डाटा है वो देख पाते हैं? क्या हमें दिखा रहे, हम राम यूजर से थे, इसके पासवर्ड यहाँ पर स्टोर है। इट मींस हम लोकल यूजर से शैडो फाइल के अंदर जो हमारे पासवर्ड स्टोर होते हैं उनको नहीं देख सकते। शैडो फाइल का आउटपुट देखने के लिए हमें रूट यूजर की परमिशन होनी चाहिए। इसीलिए नॉर्मल यूजर या कोई अटैकर
जल्दी से हमारा एक्सेस ना कर सके, पासवर्ड ना देख सके, इसीलिए हमने यूजर की डिटेल की एक अलग फाइल बना दी और पासवर्ड स्टोर की एक अलग फाइल बना दी जिसके ऊपर हाई प्रायोरिटी की सिक्योरिटी लगी होती है। नेक्स्ट है टू लिस्ट ऑल द फाइल्स ओपन्ड बाय पर्टिकुलर पीआईडी। इट मीन्स जब भी हम कोई प्रोसेस चलाते हैं उसकी एक पीआईडी होती है। पीआईडी हम किससे चेक करते हैं? पीएस कमांड से, ps-aux कमांड से। इस तरीके से हम पीआईडी चेक करते हैं, प्रोसेस आईडी। तो जब भी हम कोई भी कमांड चलाते हैं, कोई भी प्रोसेस चलाते हैं, उसकी एक पीआईडी होती है और उसी पीआईडी के थ्रू, क्योंकि जो प्रोसेस हमने चलाई है उसके अंडर वो जिस भी फाइल से, जिस भी रेपोजिटरी से, जिस भी डायरेक्टरी से उसको जो जो आउटपुट, जो जो भी जरूरत है, जिस डाटा की जरूरत है वो कलेक्ट करता है, तो उस टाइम उस पर्टिकुलर पीआईडी से वो फाइल जो है वो ओपन होती है। तो उन सभी प्रोसेस से रिलेटेड पीआईडी वाली फाइल को जो ओपन है उसको हम किस तरीके से देखते हैं? तो सभी ओपन फाइल को देखने के लिए हमारी कमांड होती है lsof कमांड। lsof is a utility that lists open files। lsof कमांड जो है वो हमें ओपन फाइल की लिस्ट दिखाती है। नेक्स्ट है lsof will show the कमांड। जब हम हमारे टर्मिनल पर lsof कमांड चलाते हैं तो वो हमें क्या क्या शो करती है? हमें पीआईडी दिखाती है, द यूजर हु इन्वोक्ड, किस यूजर से वो प्रोसेस चली है, द फाइल डिस्क्रिप्टर एफडी हमें दिखाती है, टाइप दिखाती है, डिवाइस दिखाती है, साइज दिखाती है, नोड एंड एग्लोब पाथ, कि वो किस पाथ पर वो फाइल ओपन है उसका एक पर्टिकुलर पाथ भी हमें शो कराती है lsof कमांड। अभी हम देखते हैं lsof कमांड। lsof, जो हमारी lsof कमांड है ये हमें आउटपुट दे रही है कि हमारा जो नेम है, पीआईडी है, टाइप है, साइज है और पाथ है, इन सब से रिलेटेड। इसको हम प्रॉपर वे में देखने के लिए -i का यूज करते हैं। ये हमारी कमांड हो गई, पीआईडी हो गई, यूजर हो गया, एफडी, टाइप, डिवाइस, साइज, नोड और नेम, इट मींस पाथ। अब हम पर्टिकुलर पीआईडी से रिलेटेड, अगर हम किसी पर्टिकुलर पीआईडी से रिलेटेड जो भी फाइल ओपन है या नहीं है उनको चेक करना हो तो ls-i और पीआईडी, जो हमने नेटवर्क मैनेजर की पीआईडी कॉपी की वो, एंटर। अगर इस पर्टिकुलर पीआईडी पर हमारी फाइल ओपन है lso, इस तरीके से हम lso- से जो भी हमारी ओपन फाइल्स होती हैं उनको देख सकते हैं। साथ ही -r कब लगाते हैं? जब हमें रिकर्सिव देखना हो तो हम -r का यूज करते हैं। नेक्स्ट है we are unable to unmount the file system, what are the reason behind it? जब हम माउंट की हुई फाइल को अनमाउंट करते हैं और वो अनमाउंट होने में अनेबल दिखाता है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसके रीजन हो सकते हैं यू आर इन द सेम डायरेक्टरी, आप सेम डायरेक्टरी में हैं, जिस भी डायरेक्टरी को आप अनमाउंट कर रहे हैं तो ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, same user are present in the directory and using its content fuser-cu/sda। हो सकता है आप जो उसी सेम यूजर से प्रेजेंट है उस डायरेक्टरी में, ये रीजन हो सकता है।
सेम या फिर रीजन हो सकता है सेम ऑफ द फाइल्स आर ओपन इन द डायरेक्टरी ls o/dev/sda7। आप इसमें ओपन हो सकते हैं आपकी फाइल, ये रीजन हो सकते हैं आपके अनेबल दिखाने में। जब आप अनमाउंट करते हैं तो आप इनका ध्यान रखेंगे, आप इजीली अनमाउंट कर पाएंगे अपनी फाइल को। नेक्स्ट क्या है, व्हाट कुड बी द रीजन इफ सर्वर टेक मोर टाइम आफ्टर रिबूट। जब हम हमारे सिस्टम को, हमारे सर्वर को रिबूट करते हैं तो वो ज्यादा टाइम क्यों लेता है, क्या रीजन है उसका? उसका सिंपली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना चाहिए हमारा फाइल सिस्टम करप्ट है या नहीं है। जैसे कि ext2 ext3 इज नॉट हैविंग जर्नलिंग फीचर, तो हमारे जो फाइल सिस्टम है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। जब उन्हीं इश्यूज की वजह से जो हमारा सर्वर है वो रिबूट करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम, जो नॉर्मली टाइम लेता है उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि हमारा जो फाइल सिस्टम है वो करप्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द अंडर पार्टीशन बट वी आर गेटिंग परमिशन डिनाइड अलर्ट, what could be the reason? However, no space issue, no permission issue। जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी पार्टीशन के अंडर फाइल, उसमें कुछ डाटा डालते हैं या पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट शो करता है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसमें ना तो कोई स्पेस इशू की प्रॉब्लम है, ना ही कोई परमिशन इशू की प्रॉब्लम है। क्या रीजन हो सकता है कि हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आ रहा है? तो उसका सबसे मेन रीजन होता है inode। अब inode क्या होता है? inode एक पर्टिकुलर आईडी होती है, इंडेक्स आईडी होती है inode नंबर। तो फर्स्ट इसका रीजन क्या है, आई एम रनिंग आउट ऑफ inode। And second reason, sometime df command reports that there is enough free space but system claims file system is full। जो inode नंबर है ये हमारा फुल हो चुका है, इस वजह से इसका जो स्पेस है inode का ये फुल है, इसी वजह से हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आता है। और जब हम df कमांड से चेक करते हैं तो हमें वहां पर इनफ स्पेस शो करता है। जब वहां पर स्पेस कम होता है तो भी हम हमारा जो उसमें स्पेस खाली कर देते हैं कुछ अननेसेसरी फाइल्स या डायरेक्टरी डिलीट करके, फिर भी हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आता है, तो उसका रीजन है inode। तो हम कैसे चेक करेंगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमने चलाया df-h, ये हमारा फाइल सिस्टम साइज कितना यूज हो चुका है, कितना अवेलेबल है, यूज परसेंट, और ये माउंटेन पाथ कहाँ पर माउंटेड है। यहाँ पर हमें अगर 100% फुल यूज में दिखाए कि अवेलेबल ही नहीं है, कई बार जब हमारा इसमें बहुत सारा डाटा होता है, फुल होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस होने के बावजूद भी हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आता है, तो उसका रीजन ये है कि हमारा जो inode है वो फुल हो चुका है। inode चेक करने के लिए हमारी कौन सी कमांड होती है, df-add i। ये हमारा फाइल सिस्टम, ये inode नंबर, कितने इसमें यूज है, कितने फ्री हैं। तो जब हमारा यहाँ पर 100% शो करे कि आपके 100% या 90% जो inode है वो यूज हो चुके हैं, तो इसकी वजह से भी हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट आने लगता है। ये हमारे ऑल ओवर inode नंबर होते हैं, ये हमने कितने यूज कर लिए और कितने फ्री हैं। तो यहाँ पर 100% जब हमें शो करता है, जैसे हमारे सभी inode यूज हो चुके होते हैं, तो हमें परमिशन डिनाइड अलर्ट। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारे inode में अभी स्पेस है या नहीं है, तो हमारे परमिशन डिनाइड अलर्ट का ये भी एक रीजन हो सकता है।
क्वेश्चन है हाउ टू चेक कर्नल राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन। कर्नल की राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन हम किस कमांड से चेक करते हैं? तो हम राउट -n कमांड से भी चेक कर सकते हैं, आईपी राउट से भी, netstat -rn कमांड से भी चेक कर सकते हैं। ये अलग अलग डिटेल्स के साथ दिखाता है, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि इन तीनों कमांड से में हमें क्या डिफरेंस दिखाता है। अभी हम करते हैं राउट -n कर्नल आईपी राउटिंग टेबल। ये हमें डेस्टिनेशन, गेटवे, नेटमास्क, फ्लैग्स, मैट्रिक इस तरीके से दिखाता है। अभी हम देखें हमारी कमांड थी netstat -rn और ip net netstat -rn कमांड से हमें किस तरह का सेम आउटपुट, राउट -n और netstat -rn कमांड हमें सेम आउटपुट देते हैं। इसी तरीके से हम अगर चेक करें कि हमारी जो कमांड है आईपी राउट, वो हमें किस तरीके का आउटपुट देती है। आईपी राउट कमांड ये हमें इस तरीका, जो हमारा राउट -n है और netstat -rn है, ये दोनों ही जो कमांड्स हैं वो सेम आउटपुट देती हैं, बट जो हमारा आईपी राउट है डिफॉल्ट वाइवा, ये हमें जो हमारी डिफॉल्ट आईपी है गेटवे की, जो हमें इस कमांड से भी शो हो रही है, वो दिखाता है। और इसकी ऑल ओवर डीएचसीपी क्या है, हमारी आईपी क्या है, मैट्रिक क्या है, तो वो इस फॉर्मेट में हमें शो करती है आईपी राउट कमांड। इस तरीके से हम राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेट स्टिकी बिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एस एंड कैपिटल एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिकी बिट होता क्या है? स्टिकी बिट एक स्पेशल परमिशन होती है जिसको हम फाइल और डायरेक्टरी दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम स्टिकी बिट अप्लाई कर देते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी पर, तो उसको या तो रूट डिलीट कर सकता है, या फिर जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने उस फाइल या डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट लगाया है, इट मींस उस फाइल या डायरेक्टरी का जो ओनर है वही डिलीट कर सकता है। उसके अलावा किसी अदर एम्प्लॉय को फुल परमिशन होने के बावजूद भी वो उस फाइल या पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकता। जैसे कि हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें हम 4 लोग मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। हमें चारों को फुल परमिशन है, अलग अलग वर्क है, अलग अलग फाइल्स पर हम चारों लोग कर रहे हैं। अभी हमने हमारे सिस्टम ऑन है और उस पर्टिकुलर फाइल पे हमने जो भी अभी तक काम कर लिया है, तो उसको कोई और डिलीट ना कर सके, हमें बीच में 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसको कोई और उस सर्वर पर एक्सेस लेके उस पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि हमारा पूरा काम किया है अभी तक हमने, वो डिलीट ना कर दे कोई, इसलिए हम वहां पर स्टिकी बिट यूज कर सकते हैं कि अदर पर्सन को फुल एक्सेस है, बट फिर भी वो आपकी जो फाइल है, आपकी डायरेक्टरी है, उसको डिलीट नहीं कर सकता है। के लिए हम यूज करते हैं स्टिकी बिट। Sticky bit is special permission applied on a file and directory. Then only root and owner of that file or directory can delete. Even if other having full permission, they cannot delete the file or directory. तो जब भी हम किसी फाइल या डायरेक्टरी पर स्टिकी बिट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको या तो रूट डिलीट कर सकता है या फिर उस फाइल या डायरेक्टरी का ओनर डिलीट कर सकता है। इसके अलावा किसी अदर पर्सन को अगर फुल परमिशन है तो भी वो डिलीट नहीं कर सकता है फाइल या डायरेक्टरी को। अभी हम सेट कैसे करते हैं स्टिकी बिट? chmod कमांड से हम सेट करते हैं। chmod जो स्टिकी बिट है वो हमारी किस पर यूज होती है? अदर पर्सन के लिए यूज करते हैं कि, तो O+T फाइल या डायरेक्टरी का नेम,
या फिर हमें पर्टिकुलर जो परमिशन देनी होती है तो हम इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में भी स्टिकी बिट सेट कर सकते हैं। तो CH मोड से करते हैं, इसको हम डिनोट T से करते हैं स्टिकी बिट को। जिस तरीके से हम SUID को S से डिनोट करते हैं, SGID को भी S से डिनोट करते हैं, तो स्टिकी बिट को डिनोट किससे करते हैं? T से करते हैं। अभी कैपिटल S और स्मॉल s का क्या मतलब होता है? जब भी हम SUID या SGID सेट करते हैं, SUID या SGID सेट करते टाइम अगर हमारा कैपिटल S आता है तो इस मीन्स उस जो डायरेक्टरी है, फाइल है, वो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है। अगर स्मॉल s है तो उसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। कैपिटल S इट मीन्स एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, और अगर हमारा SUID में स्मॉल s आता है तो इट मीन्स इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is used to specify default gateway, which is used to specify default gateway। डिफॉल्ट गेटवे जो है हमारा वो कहाँ स्पेसिफाई होता है? तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती है /etc के अंडर /etc/sysconfig/network। यहाँ इस नेटवर्क फाइल में हमारे जो डिफॉल्ट गेटवे हैं वो स्टोर होते हैं, जिसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं पहले /etc के अंदर हमें नेटवर्क में दिखाता है या नहीं दिखाता है। कि हमारे कहाँ से क्रिएट हुआ है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारे sysconfig के अंदर कौन सा हमारा डिफॉल्ट गेटवे है, कहाँ से स्पेसिफाई हुआ है। इन रेल 7 हाउ टू स्विच बिटवीन 2 रन लेवल्स। तो इसके लिए हमारी कमांड होती है systemctl isolate multi-user dot target, और ये systemctl isolate run level 3 dot target डिफॉल्ट गेटवे के लिए, यहाँ पे SYS आएगा, यहाँ पे systemctl। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, हु इज सुपर यूजर, सिस्टम यूजर एंड नॉर्मल यूजर। बेसिकली हमारे जो यूजर हैं वो 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं, आप हमारे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे यूजर जो मैनेजमेंट है उसका टॉपिक आप देख सकते हैं। अभी हम 5 प्रकार के यूजर के नाम देखते हैं, जैसे कि 3 हमारे हैं सुपर यूजर, सिस्टम यूजर, नॉर्मल यूजर। इन 3 के अलावा एक होता है सर्विस यूजर और एक होता है नेटवर्क यूजर। वो क्या काम करते हैं वो उस वीडियो में आप देखना, कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सुपर यूजर क्या होता है? सुपर यूजर हमारे जो एडमिन होता है, रूट होता है, उसकी जो UID और GID होती है वो क्या होती है? 00। इसकी होम डायरेक्टरी /root/ हमारी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी। सेल हमारी जो डिफॉल्ट सेल होती है Red Hat 9 में, वो भी हमारी क्या होती है? /bin/bash। सेल कितने टाइप की होती हैं ये भी क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में आएगा, और आप लोग खुद से देख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कितने टाइप की सेल होती हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम यूजर कौन कौन से? FTP SSH। इस टाइप के जो हमारे सिस्टम यूजर होते हैं उनकी UID और GID 1 से लेकर 400 मिड में होती है, और जो हमारी होम डायरेक्टरी होती है वो /var/ जो भी FTP है, SSH है, वो यहाँ पे हमारे सिस्टम यूजर की होती है। और सिस्टम यूजर की सेल क्या होती है? sbin/no login सेल। और हमारा जो नॉर्मल यूजर होता है, बेसिकली जो हम
अपने नाम से या किसी अनदर के नाम से क्रिएट करते हैं, उसकी यूआईडी और जीआईडी क्या होती है 500 से 60,000 तक। और इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो हमारी स्लैश टॉप मोस्ट डायरेक्टरी के अंदर, होम के अंदर हम जिस भी नाम से यूजर क्रिएट करते हैं उसी नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, और इसकी सेल भी होती है /bin/dash। अभी हम हमारे टर्मिनल पर चलते हैं। ये मैंने विमवेयर वर्क स्टेशन पे एक मशीन क्रिएट की हुई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हम अनदर AWS एजोर वगैरह से हम लेते हैं तो वहां पे हमसे चार्जेज आ जाते हैं। मेरा ये विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे मैंने विमवेयर वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया हुआ है और वहां पे मैंने रेड हैट की मशीन बनाई हुई है। तो ये हमारा जो मैंने मशीन बनाई हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने डाला हुआ है विमवेयर के ऊपर रेड हैट का, वो हमारा ओपन हो गया है। यहाँ से हम हमारा टर्मिनल पे जाते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, स्क्रीन को फुल करते हैं। दैट्स इट। अभी हम हमारे टर्मिनल पर आ चुके हैं। अभी हम रूट यूजर में हैं। रूट यूजर की यूआईडी क्या होती है, नॉर्मल यूजर की यूआईडी क्या होती है, वो हम यूआईडी कहाँ चेक करते हैं, जहां पर ये इनकी डिफॉल्ट फाइल्स होती हैं वहां पे हम यूआईडी वगैरह चेक करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आईडी करके रूट की चेक करना चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यूआईडी जीआईडी, क्या शो कर रहा है 0 0। यही हमने अपने क्वेश्चंस में देखा है कि जो रूट है उसकी यूआईडी और जीआईडी क्या होती है 0। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे एसएसएच की क्या होती है। तो अभी हम यहाँ पे आईडी करते हैं एसएसएच, नो सच यूजर। इट मीन्स ये हमारे सिस्टम के यूजर होते हैं, ये हमें नहीं शो करते। और यहाँ पे हमने शेल का भी लिखा हुआ है कि नो लॉगिन सेल, इससे रिलेटेड यहाँ पे हम कोई भी सेल पे काम नहीं कर सकते हैं, कोई सेल में लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं। बेसिकली अभी हम हमारे यहाँ पे कोई भी यूजर है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम रूट में है तो इस पे हम टॉप मोस्ट डायरेक्टरी में जाएंगे, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और हमारे होम में जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे ये 2 यूजर बने हुए हैं, इनमें से किसी एक यूजर की हमें यूआईडी देखनी है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखा रहा है। इट मीन्स जो हमने देखा 100 से 60,000, तो जो हमें यहाँ पे यूआईडी एंड जीआईडी शो कर रहा है, इससे पहले हमारे जो भी यूजर्स वगैरह रहे होंगे उनको 500 से यूआईडी और जीआईडी मिलना स्टार्ट हो गया होगा। और अभी इन जो हमारा विशाल नाम से यूजर है इसकी यूआईडी 1001 एंड ग्रुप आईडी भी यही है। तो इस तरीके से जो भी यूजर्स होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारी यूआईडी और जीआईडी मिलती हैं। वो कहाँ स्टोर होती हैं, उनकी होम डायरेक्टरी क्या होती है, उनकी सेल क्या होती है, ऑल ओवर। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो आपको हमारे जो यूजर मैनेजमेंट वाली वीडियो है वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच फाइल यूजर डिटेल एंड पासवर्ड स्टोर। यूजर की जो डिटेल होती है वो कौन सी फाइल में स्टोर होती हैं। सेकंड, जो हमारे यूजर जब हम क्रिएट करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से हम उसको पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड वहां पे डिफाइन करते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं। तो बेसिकली हमारे यूजर की डिटेल जो है वो स्टोर होती हैं स्लैश, जो कि टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है, और उसके अंदर ETC नाम से एक डायरेक्टरी होती है और उसमें हमारे ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं। उन्हीं में से होता है हमारे यूजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल passwd नाम से। एंड सेकंड, जो हमारे यूजर के पासवर्ड स्टोर होते हैं वो होते हैं /etc के अंदर एक फाइल होती है shadow नाम से। तो ये फाइल
अलग अलग क्यों है, इसका भी एक रीजन है जो आपको पिछले क्वेश्चंस में मिलेगा। आप जो हमने 2 वीडियोज बनाई हुई है 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि PassWD एंड शैडो फाइल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये पहले हमारी एक ही फाइल में यूजर की डिटेल और पासवर्ड स्टोर होते थे, बट अभी इन लोगों को सेपरेट कर दिया है। अब ये PassWD और शैडो फाइल का आउटपुट हमें दिखता कैसे है, कैसे हम उस चीज को समझ सकते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। एक्सप्लेन द फील्ड्स इन /etc/passwd एंड /etc/शैडो फाइल। तो हमारा /etc/passwd है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे यूजर की डिटेल होती हैं, राइट, यूजर की डिटेल ही होती हैं। अब हमें कैसे समझ आएगा कि जो डिटेल है उनका मीनिंग क्या है पॉइंट टू पॉइंट, तो वो हम समझते हैं। जो /etc है इसमें मेनली 7 फील्ड होते हैं। अभी हम यहाँ पे अपना /etc में चलते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ आएगा। हमने किया cat /etc/passwd, आगे अभी ये हैं हमारे अलग अलग यूजर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था विशाल, सरिता, MySQL, अपाची। जो हमारे यूजर हैं या अलग अलग यूजर, जो हमारे नॉर्मल यूजर हैं, सिस्टम यूजर हैं, सुपर यूजर हैं, ऑल ओवर यूजर की डिटेल हमारे PassWD में दिखाता है। अभी हम यहाँ से समझने का ट्राई करते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो शो क्या करता है। तो हमने अपने यहाँ पे देखा कि PassWD के अंदर 7 फील्ड होते हैं। तो ये 7 फील्ड क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 जो हमारा ये कोलन है, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये 7 फील्ड हैं, इनका अपने आप में मतलब है। तो क्या मतलब है आपको देखने से भी समझ आ रहा होगा। सरिता क्या है, हमारे यूजर का नाम है। और जो ये एक्स का फील्ड है ये क्या है, यहाँ पे पासवर्ड के लिए ये डिफाइन किया गया है, ये एक्स का सिंबल, कि यहाँ पे पासवर्ड स्टोर होते थे। अभी यहाँ पे ये निशान है, अभी यहाँ पर पासवर्ड स्टोर ना होके एक अनदर फाइल में स्टोर होते हैं, जो कि है हमारी शैडो फाइल। ये है हमारे यूजर की UID, यूजर आईडी, और ये ग्रुप आईडी, और ये हमारे होम डायरेक्टरी है। जो हमारा 5th फील्ड दिया हुआ है, ये हमने में हम देते हैं कि यहाँ पे हमें शॉर्ट नाम दिखाता है, बट किसी यूजर का एक लॉन्ग टर्म से एक लंबा नाम है, तो वहां पे हम यहाँ पे पूरा मेंशन कर सकते हैं। ये हमारी होम डायरेक्टरी और ये हमारी सेल। तो इस तरीके से हमें 7 फील्ड में PassWD फाइल जो है वो आउटपुट देती है। नेक्स्ट है हमारा शैडो फाइल। शैडो फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं, ये हमेशा रूट से ही होती है। तो cat /etc/शैडो फाइल, हमने शैडो फाइल कर लिया। यहाँ पे ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं सरिता यूजर एक हमारा नॉर्मल यूजर है, इसके पासवर्ड देखिए। तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं, फॉर्म में पासवर्ड है, ये 9 फील्ड में स्टोर होते हैं इस तरीके से कि ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होके जो कॉलन से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो जो हमारा शैडो होता है वो बेसिकली 9 फील्ड में स्टोर होता है, जिसमें अलग अलग फील्ड का मतलब फर्स्ट में हमारा यूजर नेम होता है, फिर देन हमारा पासवर्ड हैश होता है, तो ये यूजर है, ये पासवर्ड हैश है। देन नेक्स्ट जो फील्ड होता है वो हमारा लास्ट पासवर्ड चेंज के लिए होता है। इससे जो नेक्स्ट होता है वो मिनिमम पासवर्ड एज के लिए होता है, मैक्सिमम पासवर्ड एज के लिए, पासवर्ड वार्निंग पीरियड के लिए, पासवर्ड इनएक्टिविटी पीरियड के लिए, अकाउंट एक्सप्रेशन डेट के लिए और रिजर्व्ड। तो इस तरीके से हमारे जो शैडो फाइल होती है वो अलग अलग पार्ट्स में उसके आउटपुट है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैन ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई यूजर।
हाउ टू चेंज यूजर डिफॉल्ट सेल, हाउ टू डिलीट अ यूजर विद इट्स डिफॉल्ट डायरेक्टरी। इट मीन्स हम यूजर को ऐड कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यूजर ऐड वाला जो यूजर मैनेजमेंट टॉपिक है उसमें हमने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है कि यूजर ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, यूजर्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो आपको आई बटन में वो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे समझिए कि हम यूजर ऐड कमांड और ऐड यूजर कमांड, इससे यूजर ऐड करते हैं। यूजर ऐड कमांड हम मोस्टली जो है रेड हैट में यूज करते हैं और ऐड यूजर उबंटू में। ये नहीं है कि यूजर ऐड कमांड से उबंटू में यूजर क्रिएट नहीं होगा, हो जाता है, बट उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो क्रिएट नहीं होती है हमारे टॉप मोस्ट डायरेक्टरी होम के अंदर। तो हम ऐड यूजर कमांड से उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं और यूजर ऐड से हम रेड हैट में क्रिएट करते हैं। गॉट इट। यूजर मोड कमांड से हम क्या करते हैं, यूजर को मॉडिफाई करते हैं। अब मॉडिफाई कैसे करते हैं, वो जैसे कि passwd के अंदर हमारा कंटेंट जो आउटपुट हमें शो कर रहा है passwd फील्ड के अंदर, तो उसको समझिए आप, जैसे कि ये हमारे passwd का ही आउटपुट था। तो हमें अगर चेंज करना हो हमारी जो UID या GID है, हम कोई और देना चाहें, तो हम यूजर मोड -u देन किसका करना है, क्या करना है वो देते हैं। यदि हमें अपने जो नाम है उस कमेंट है उसको चेंज करना हो, होम डायरेक्टरी चेंज करनी हो, सेल चेंज करना हो, तो वो ऑल ओवर चेंज कर सकते हैं। यूजर मोड के कमांड के साथ ऑप्शंस यूज होते हैं। आपको मैंने बताया भी है कि आपको पूरी डिटेल के साथ किसी कमांड के बारे में जानना है तो आप मैन कमांड का यूज कर सकते हैं, -हेल्प का यूज कर सकते हैं। तो यहां से आप देख भी सकते हैं, जैसे कि आप देखें यूजर मोड मैन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस कि कौन क्या काम करता है, कैसे करता है, ऑल ओवर ऑप्शन। तो जैसे हम यूजर आईडी चेंज करते हैं उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं -u, जैसे कि ये दे रहा दी न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द यूजर आईडी। आप यूजर मोड कमांड के बाद -u लगा के उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसके लिए करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैपिटल G से हम सेकेंडरी ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं कि हमने एक तो हमारा जब यूजर बनता है तो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, एक डिफॉल्ट उसी नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, लेकिन हमें उस यूजर को किसी सेकंड ग्रुप में ऐड करना है तो हम -G का ऑप्शन का यूज करते हैं। -G जो हमारा प्राइमरी ग्रुप आईडी होती है उसको चेंज कर सकते हैं। -C हमारा जो कमेंट होता है उसको चेंज कर सकते हैं। -S सेल। तो आपको और भी ऑप्शंस के बारे में जानना है कि आप कैसे यूजर को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप मैन और यूजर मोड या फिर जो भी हमारे पर्टिकुलर हमें जिस भी कमांड का आउटपुट के ऑप्शन देखने होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू चेक द फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी ऑफ ए पार्टीशन इन लिनक्स। तो हमारे इसके लिए कमांड होती है fsck कमांड, जो इंटीग्रिटी पार्ट्स जो हमारे पार्टीशन होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर उनको चेक करती है कि हमारे // जो भी आगे हमारा होता है /CXSDX1 तो उसके अंदर होते हैं। इसके लिए कमांड होती है fsck. हमें जो भी हमारा फाइल सिस्टम है वो फाइल जैसे ext3 ext4, उसके बाद हमारा /dev/ जो भी हमारा पाथ होता है वो डिवाइस का। तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन डाले हैं ये वो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। इनको आप बहुत अच्छे से समझ के इनकी प्रैक्टिस करना है।
तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू रीसाइज एन एग्जिटिंग पार्टीशन इन लिनक्स। इट मीन्स जब भी हम किसी जो पार्टीशन होता है हमारा, उसको हम रीसाइज करते हैं। रीसाइज इट मीन्स हम या तो उसको एक्सटेंड करते हैं या रिड्यूस करते हैं। उस टाइम पे जो भी हमने उसमें कम किया या ज्यादा किया, उसको कह सकते हैं कि रीसाइज कर दिया। उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, रीसाइज टू fs कमांड। इसके साथ ही जो भी हमारी फाइल सिस्टम होता है उसको भी हम चेक करते हैं, जैसे कि एलवी रीसाइज से भी हम करते हैं। तो यू कैन रीसाइज एन एग्जिटिंग पार्टीशन यूजिंग टूल्स लाइक रीसाइज टू fs। किसके लिए? जो भी हमने फाइल सिस्टम दिया है उसके लिए। एंड एलवी रीसाइज फॉर LNM पार्टेड एंड जिप, जो अलग अलग हमारे पार्टीशन होते हैं उनके लिए हम अलग अलग कमांड्स यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी पार्टीशन को रीसाइज या करते हैं तो उसके लिए हमें ये कमांड चलाना कंपल्सरी होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द df कमांड इन लिनक्स। df कमांड क्या होता है? बेसिकली जो df कमांड है वो हम यूज करते हैं डिस्क स्पेस, कितना हमारा डिस्क स्पेस है वो यूज हो चुका है माउंटेड फाइल्स में, और कितना हमारा स्पेस जो है वो फ्री है। df मतलब डिस्क फ्री, जितना भी हमारा स्पेस है डिस्क का वो यूज हो चुका है, कितना हमारा बचा हुआ है, टोटल स्पेस कितना है, ऑल ओवर डिटेल हमें df कमांड से दिखती हैं। देन हम इसको ह्यूमन रीडेबल के लिए एक ऑप्शन आता है -h करके यूज करते हैं। जब भी हम df-h का यूज करेंगे तो इसका जो साइज है, जैसे कि हमारा टोटल स्पेस, यूज स्पेस, अवेलेबल स्पेस, फाइल सिस्टम एंड माउंटेड जो फाइल सिस्टम होता है वो भी हमें दिखाता है। जैसे कि हम देखते हैं df-h करके, ये जो है वो मेरी विमवेयर वर्कस्टेशन पे रेड हैट की मशीन बनाई हुई है। यहाँ पे हम चेक करते हैं df-h कमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें दिखा रहा है फाइल सिस्टम क्या है, देन ये साइज दिखा रहा है, टोटल जो साइज है वो, जिसमें से यूज्ड कितना है वो, अवेलेबल कितना है वो, ये परसेंटेज में साइज दिखा रहा है। देन ये कहाँ पर माउंटेड है, जो हमारा फाइल सिस्टम है ये किस पाथ के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर माउंटेड है, वो हमारा माउंटेड पॉइंट। तो df कमांड क्या होती है? बेसिकली आप कह सकते हैं कि df इट मींस डिस्क फ्री, लुक्स एट डिस्क यूज्ड ब्लॉक्स डायरेक्टरी इन फाइल सिस्टम मेटाडाटा, बिकॉज ऑफ दिस इट रिटर्न्स मच फास्टर दैट du। जो हमारा du होता है, du इट मींस डिस्क यूसेज, उससे ये फास्ट होता है, बट कैन ओनली शो इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर डिस्क देन पार्टीशन। ये केवल हमें पार्टीशंस की जो है वो इंफॉर्मेशन शो कराता है। तो आप कह सकते हैं कि जो डिस्क है वो हमारा डिस्क फ्री, कहाँ पर माउंटेड है, हमारे माउंट हो चुका है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए भी हम df-h का यूज करते हैं। तो हमारा पार्टीशन टॉपिक में हम मोस्टली तब भी हम पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं, वो फाइल सिस्टम हमें यहाँ पर शो करता है, देन उसका साइज कितना है वो भी शो करता है, और हमने माउंट किया हुआ है नहीं किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो कहाँ किया है, वो ऑल ओवर डिटेल हमारे माउंटेड ऑन में यहाँ पर शो करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक ए पार्टीशन ऑटोमेटिकली माउंट एट बूट टाइम इन लिनक्स। जब भी हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उस पार्टीशन को माउंट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझिए कि हमें माउंट क्यों करना होता है। जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं वो हमारा क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन जब तक हम माउंट नहीं करते हैं उसको, तब तक वो स्पेस हमारा यूजेबल नहीं होता है। तो उसे यूज में लेने के लिए हमें माउंट करना जरूरी होता है। माउंट दो तरीके से होता है, एक होता है परमानेंटली माउंट, दूसरा होता है टेम्परेरी माउंट।
तो जब भी हम माउंट कमांड का यूज करते हैं, ओनली माउंट, एंड जहां पे हमारा फाइल सिस्टम है /dev/sda या फिर xvda जैसे करके जो पाथ है, और हमें कहाँ माउंट करना है उसका पाथ, जैसे कि हम मान लीजिए /mnt में करना है तो उसका पाथ देते हैं। तो इस तरीके से जब हम माउंट करते हैं, माउंट /dev/sda/mnt स्पेस देकर, तो इस तरीके से जब हम माउंट करते हैं वो हमारा माउंट होता है टेम्परेरी माउंट। जब भी हम हमारे सिस्टम को रिबूट करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम जो है हमारा माउंट हट जाता है, तो उसके लिए हमें परमानेंट माउंट करना होता है। परमानेंट माउंट कहाँ करते हैं? हमारे /etc के अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर होती हैं। /etc के अंदर हमारी एक fs टैब करके फाइल होती है, वहीं पर हमें माउंट करना होता है। तो हम माउंट कैसे करते हैं? वहां पर हम मान लीजिए हमने माउंट /dev/sda स्पेस /mnt यहाँ पे हमने माउंट कर दिया। ये कहाँ जाकर स्टोर होती है? यहाँ ये हमारे /etc के अंदर एक m टैब करके फाइल होती है, उस फाइल में जाकर उसकी जो लोकेशन है वो स्टोर हो जाती है। वहां से उस लोकेशन को हम कॉपी करके हमारे /etc/fstab फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हमें एक कमांड चलानी होती है। अदरवाइज अगर हम ये कमांड नहीं चलाते हैं तो हमारा परमानेंट माउंट नहीं होता है। तो हम कौन सी कमांड चलाते हैं? mount-a कमांड। तो देखते हैं, यू कैन एड एन एंट्री टू द /etc/fstab फाइल टू मेक ए पार्टीशन ऑटोमेटिकली माउंट एट बूट टाइम। जब भी हम माउंट करते हैं तो बूट के टाइम पे वो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली परमानेंट सेव रहे। द फाइल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क ड्राइव एंड पार्टीशन एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग माउंट पॉइंट्स। तो इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? mount-a कमांड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द माउंट कमांड इन लिनक्स। जो अभी मैंने बताया कि हमारा जो पर्पज क्या होता है जब भी हम पार्टीशन करते हैं उसमें माउंट कमांड का। तो द माउंट कमांड इज यूज टू अटैच ए फाइल सिस्टम एज सच एज ए पार्टीशन। जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो हमने जो भी फाइल सिस्टम दिया है उसको हमारे अटैच कर देता है पार्टीशन के साथ माउंट, और जब अटैच कर देता है पार्टीशन माउंट के साथ तो हम उस पार्टीशन में जितना हमने स्टोरेज दिया है उसको हम यूज कर सकते हैं। टू स्पेसिफाइड ऑन द फाइल सिस्टम हिरार्की, जो भी हमारा फाइल सिस्टम हिरार्की होता है वो स्पेसिफाई इट मेक्स द कंटेंट ऑफ द फाइल सिस्टम एक्सेसिबल एट दैट डायरेक्टरी। जब हम माउंट कर देते हैं हमारे पार्टीशन के साथ तो उसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और यूज में ले सकते हैं उस पार्टीशन को। चलकर देखें हमारे fstab फाइल में तो किस तरीके से वो हमें कंटेंट शो कराता है। /etc/fstab, तो यहाँ पर देखिए फाइल है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं मैंने ये भी किया हुआ है कि इसमें 6 फील्ड होते हैं, कौन कौन से फील्ड क्या यूज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट फील्ड फाइल, fstab फाइल में जो हमारा फर्स्ट फील्ड है ये हमारे डिवाइस का नेम है। /dev के अंदर जो भी हमारा डिवाइस है उसका नेम, जो पाथ हमने दिया है एज लाइक /dev/sda, तो वो हमारा यहाँ शो करता है। जो हमारा सेकंड फील्ड होता है वो हमारा होता है माउंट पॉइंट, जहां हमने माउंट किया हुआ है अपने पार्टीशन को। थर्ड पॉइंट होता है टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, कि हमने कौन सा फाइल सिस्टम दिया है। जो हमारा फोर्थ फील्ड होता है वो माउंट ऑप्शन होता है। देन हमारा फिफ्थ फील्ड होता है वो डंपिंग होता है, कि हमारा जो बैकअप है उसके लिए हमारा ऑन है या ऑफ है। और जो लास्ट हमारा सिक्स्थ फील्ड होता है वो होता है चेकिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। मैंने fstab फाइल की एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप fstab फाइल की ऑल ओवर डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू यू फॉर्मेट ए पार्टीशन विद द ext4 फाइल सिस्टम यूजिंग द mkfs कमांड।
जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं, हमने माउंट कर दिया, लेकिन उससे पहले हमें माउंट करने से पहले फाइल सिस्टम देना होगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, हम यहाँ पे परमानेंट माउंट करते हैं, तो जो ये फाइल सिस्टम है, ये फाइल सिस्टम हमें माउंट करने से पहले देना होता है। तो ये फाइल सिस्टम हम देते कैसे हैं, कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? तो इसके लिए हमारी एक MKFS इट मीन्स मेक फाइल सिस्टम डॉट, जो भी हमें फाइल सिस्टम देना है वो फाइल सिस्टम, जैसे कि ext2, ext3, ext4, vfat, xfs। तो आप इनमें डिफरेंस भी देखना कि ext2, 3 और 4 में क्या डिफरेंस होता है। हम ext4 है वो अभी यूज करते हैं, तो ये ही यूज क्यों करते हैं वो भी देखना। एक हमारा xfs होता है, वो फाइल सिस्टम हम कब यूज करते हैं, किस कंडीशन में हमें यूज करना होता है। आप इनको एक बार पढ़ के मुझे कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी आपको फाइल सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कब कैसे यूज करते हैं वो चाहिए, तो मैं स्पेशल उसके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो जो हमारा हम फाइल सिस्टम देते हैं, यू कैन फॉर्मेट ए पार्टीशन विद द एग्जिट फाइल सिस्टम यूजिंग द फॉलोइंग। जो हम चेंज करना चाहें, मान लीजिए हमने पहले ext3 दे रखा था, अब हमें xfs देना है, तो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। रिप्लेस /dev/sda1 विद द एक्चुअल पार्टीशन यू वांट टू फॉर्मेट। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और ये इस तरीके से हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप फाइल सिस्टम के बारे में आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, फाइल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, आप कौन सा यूज करते हैं। अगर आप बोलते हैं ext4 तो ये ही यूज क्यों करते हैं, आपके पीछे जो ext2, ext3 रहे हैं उनमें क्या डिमेरिट्स रही हैं। xfs फाइल सिस्टम होता है, वो हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो आप एक बार ये अच्छे से ये देख लें। देन माउंट हम की सबसे पहले हमें माउंट क्या होता है, माउंट करते कैसे हैं। तो मैंने अभी टेम्परेरी और जो हमारा परमानेंट माउंट होता है, टेम्परेरी माउंट हमारा एम टैब में होता है /etc के अंदर, परमानेंट हमारा fs टैब में होता है। fs टैब में जो हमने दिखाया वो हम इस तरीके से पाथ देते हैं। सबसे पहले हम डिवाइस का नाम देते हैं, देन माउंट पॉइंट का नाम देते हैं, फाइल सिस्टम डालते हैं, फिर उसके बाद हमारा माउंट ऑप्शन होता है, डंपिंग और चेकिंग सीक्वेंस। तो इस तरीके से हम देते हैं। अगर एडजेक्ट हमें ध्यान ना रहे तो एम टैब जो हमारी फाइल में जो उसी माउंट की, उसी डिवाइस की जो हमने माउंट किया है टेम्परेरी, उसकी लोकेशन को डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा माउंट हो गया। ऑटोमेटिकली हम fs टैब में करते हैं। df कमांड होता है हमारे कितना डिस्क फ्री है उसको देखने के लिए, कितना अवेलेबल है, कहाँ माउंट है, माउंटेड है भी या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम df-h का यूज करते हैं। h हमारा ह्यूमन रीडेबल ऑप्शन होता है। देन हम रिसाइज करने के लिए हम ये कमांड चलाते हैं, रिसाइज टू fs। जब भी हम फाइल सिस्टम वगैरह इसको प्रोवाइड करवाते हैं या फिर हम उसमें कुछ भी एक्सटेंड करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम रिसाइज टू fs कमांड का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।